हो जाएगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट हटाओगे तो यहां पे आ जाएगा √2, यहां पे आ जाएगा 1 + 1/√2। सॉल्व करोगे एलसीएम लो तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा r इंटू √2 + 1 और ये √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि जब मैं इन तीनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा r इंटू √2 + 1। अब देखो ये तो एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी होता है। अब देखो जो दूसरा मेथड है उसमें हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर a है, हमारे पास एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, मान लो मैंने एज्यूम किया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहां है और कितना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, b को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर देते थे। अब जब इस वेक्टर को यहां से उठा के हमने यहां पे लाके प्लेस किया तो हुआ क्या, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर c यही होगा कि नहीं होगा यहां पे। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मान लो कितने एंगल पे है, ये एट एन एंगल अल्फा, तो रिजल्ट याद होगा tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया इस लाइन का मैग्नीट्यूड, लाइन का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इस लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस लाइन की लेंथ क्या होगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब प्रॉपर्टी यूज करो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा। समझ में, हमारे पास एक वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b था। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, tan अल्फा की वैल्यू तुम्हारी निकल के आई b/a। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हर केस में तुम्हारी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है यहां पे 10 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन का, और मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टी अब निकल के आती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा इन दोनों के मिड में आता है। तो ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आगे हम कई जगह यूज करेंगे। प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों वेक्टर के मिड में आएगा। यहां पे एंगल 90 डिग्री था तो रिजल्टेंट कितने पे है, 45 पे। इसको भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर c आएगा वो कितने एंगल पे जाएगा, वो जाएगा एट एन एंगल 30 डिग्री पे। चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना वहां पे, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा था वहां पे b sin थीटा अपॉन क्या था, a प्लस b cos थीटा। b मालूम है, a मालूम है और थीटा मालूम है कि नहीं। तो ये रिजल्ट जो है इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा कहां पे जाएगा, मिड पे जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने वेक्टर्स थे, 3। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे एक वेक्टर लिया मैंने a, दूसरा वेक्टर लिया c, दो वेक्टर को हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
तो पहले मैंने वेक्टर लिया ए, दूसरा वेक्टर लिया मैंने सी, लेकिन जिन दो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा एट एन एंगल 45 डिग्री। कितना होगा रिजल्टेंट, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हुए चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया आर रूट 2। इसका मतलब है कि जब मैं ए और सी वेक्टर को ऐड करूंगा तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे, इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकल के आता है, √2 आर निकल के आता है कितने एंगल पे, 45 डिग्री। अब दो वेक्टर को हमने ऐड किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, इनका जो रिजल्ट आएगा या इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अब उसको तीसरे वेक्टर बी के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये भी एक तरीका है कि नहीं। तो कुछ केस में इस तरीके को या इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो पहले 2 को ऐड करो, 2 को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको अब तीसरे के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो वहां पे। तो ये जो √2r वेक्टर है, अब ये तीसरे वेक्टर b के साथ क्या होगा, ऐड होगा। अब बताओ इन दोनों वेक्टर को अगर देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एक का मैग्नीट्यूड r है, एक का मैग्नीट्यूड √2r है। अब प्रॉपर्टी ध्यान रखो, प्रॉपर्टी क्या थी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट जो रहेगा, जो भी रिजल्टेंट मान लो मेरा d था, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर, अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री है तो a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी का मतलब हो गया r प्लस √2r, तो अगेन रिजल्ट निकल के आता है r इंटू √2 प्लस 1। तो इस तरह से हम 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो मैंने तरीका क्या बोला, एक तो मैंने तरीका बोला सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, दूसरा तरीका मैंने बोला किसी 2 वेक्टर को रिजॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसको तीसरे वेक्टर के साथ वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं यहां पे। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो मैं क्या ले रहा हूं कि मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। 2 एक्सिस है, एक यहां पे एक्स एक्सिस है, दूसरी यहां पे क्या है, वाई एक्सिस है। अभी हम जिस डायग्राम की बात कर रहे हैं ये डायग्राम मेरा प्लेन में है। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहां पे एक पर्सन है, और जब पर्सन यहां पे खड़ा होगा तो पर्सन का कुछ कोऑर्डिनेट भी रहा होगा। तो मान लो ये 2 है और ये 6 है, तो तुम बोलोगे पर्सन का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,6 है। तो एक पर्सन है, पर्सन तुम्हारा कहां पे, ए पे, और कुछ टाइम बाद ये पर्सन मूव करता हुआ, मान लो ऐसा चला गया और ऐसा मूव करता हुआ पहुंचा बी पे। तो पर्सन ए यहां पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन ऐसा मूव करता हुआ बी पे पहुंचा, और जब ये बी पे पहुंचेगा तो अगेन इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया 8, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो अब तुम क्या बोलोगे 8,2। तो पर्सन कहां पे था, पर्सन था ए पे, और कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करता हुआ कहां पहुंच गया, बी पे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। समझ में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है पर्सन ए पे था और कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करता हुआ कहां पहुंचा, बी पे पहुंचा। ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 2,6 है, बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 8,2 है। हमें बताना है पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो
डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद होगी। डिस्प्लेसमेंट को हमने 9th-10th में क्या डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताओ यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है? तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं? मान लो हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं आर से, मान लो इस केस में। अच्छा, ये भी तुम्हें याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होता है। क्लियर? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो अब तुम क्या बोलोगे यहां पे? ये पर्सन की इनिशियल पोजीशन थी और ये पर्सन की वहां पे फाइनल पोजीशन है, तो ये तुम्हारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट आर हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करो, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन से पर्सन ए की जो पोजीशन है उसको ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ करो। ये जो वेक्टर रहता है, इस वेक्टर को हम यहां पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को तुम डेल्टा आर से डिनोट करो, क्योंकि आर से मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं। तो जब